केमिस्ट्री में हम तुल्यांकी भार पढ़ते हैं। ये तुल्यांकी भार क्या होता है, या जिसे हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन हम आपको कुछ 60 तरीके के बारे में बताएंगे, जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि हम किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, या किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, या क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, या आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, या कोई साल्ट होगा जिसे लवण बोलते हैं तो उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। देखिए, डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाता है, डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट तुल्यांकी भार आपसे पूछ लिया जाता है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। सपोज दैट आपको किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको एक फार्मूला दिया गया कि उस तत्व का या तो परमाणु भार हो या अणु भार। अणु भार तभी निकलेगा जबकि वो अणु हो। जैसे अणु का मतलब हो गया, जैसे आपके पास एग्जाम्पल NH3 मान लेते हैं, या H2O मान लेते हैं, या और भी ये सभी अणु हैं, तो उसका अणुभार पता होगा। उसके संयोग उस अणुभार में उस तत्व की संयोजकता से, जिसका कि हमें तुल्यांकी भार निकालना है, उस तत्व की संयोजकता से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें तुल्यांकी भार पता हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के आधार पे। मान लीजिए किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, हम अणु ले रहे हैं अमोनिया या NH3। अमोनिया अणु ले रहे हैं। अमोनिया में आपको नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालना है। नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालना है, ये मान लेते हैं। नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालना है तो हमने क्या लिखा है? अणुभार। अणुभार अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 14, हाइड्रोजन का 1 होगा, 1 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। अपान संयोजकता, हमें नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 5 आता है। यानी कि अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 3 इलेक्ट्रॉन का ये आदान प्रदान करता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता, जो संयोजन करने की क्षमता है वो 3 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अमोनिया में जो दिख रहा है वो 3 का दिख रहा है, तो हम बटे 3 कर देंगे। नाइट्रोजन का बटे 3 कर देंगे तो हम इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। 14 ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी कि 14 3 17, 17 बटे हो जाएगा 3, निकालेंगे तो कितना आएगा? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5.6 तुल्यांकी भार आएगा। तो ये तो मैंने तत्व का, ये अणु में तत्व का निकाल लिया है तुल्यांकी भार। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम का निकालना है। एल्यूमिनियम का निकालना होगा तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार निकालेंगे हम। परमाणु भार इसका होता है 27। अब एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13, 13 में 2, 8 और 3, यानी कि यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग ले रहे हैं। इसकी मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 9 27, 9 आएगा इसका तुल्यांकी भार। ये क्लियर हो गया आपको? मुझे लगता है आपको किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार गणना करने का तरीका पता चल गया। एल्यूमिनियम का मैंने बताया आपको, और इसी तरह से अमोनिया अणु का भी मैंने बताया। तो तुल्यांकी भार निकालेंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका, अगर मान लिया आपको किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। अम्ल मान लेते हैं H2SO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तो हमने क्या कहा था? अम्ल का अणुभार लेंगे। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार, H2SO4 हाइड्रोजन का 2 है, 1 × 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 4 हो जाएगा। संयोजकता देखिए, अम्ल में क्या होगा? अम्ल में नीचे आपका लिखा गया है कि अम्ल की क्षारकता। अम्ल में क्षार, देखिए अम्ल की बात हाइड्रोजन आयन से ज्ञात की जाती है, और अगर H+ है तो वो OH- को न्यूट्रल करेगा।
OH माइनस को न्यूट्रल करेगा। तो जितने अगर हाइड्रोजन होंगे उतने ही वो हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। इसका मतलब अम्ल की क्षारकता कितने क्षार को न्यूट्रल करेगा, अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 आपका हाइड्रोक्सिल आयन से को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अम्ल की क्षारकता, अम्ल है तो क्षारकता, क्षार है तो अम्लता लिखते हैं। तो इसको निकालेंगे, आगे गणना करेंगे तो 2 × 2 32 34 हो जाएगा। 34 16 चौका 64, 64/2 ये आएगा। आप गणना करेंगे तो 4 4 8 6 3 9 बटे आपका 2 हो जाएगा। 2 4 जा 2 9 18 यानी कि 49 आएगा इसका तुल्यांकी भार। H2SO4 की अगर हम गणना करें, H2SO4 के तुल्यांकी भार की अगर हम गणना करें तो हमारे पास आएगा 49। तो ये तो हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार। आसान है बिल्कुल, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला है आपका क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का बिल्कुल क्षार का अणुभार निकालेंगे, क्षार की अम्लता, अगर क्षार है तो अम्लता। क्षार में OH आयन होगा, वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो क्षार का तुल्यांकी भार उदाहरण ले लेते हैं, एक हमें NaOH का अणुभार निकालेंगे बिल्कुल, क्योंकि अणुभार तुल्यांकी भार के फार्मूले में दे रखा है तो अणुभार में निकालना पड़ेगा। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होगा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होगा। निकालेंगे तो आएगा आपका 24 प्लस 16 यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10 2 1 3 1 4 और ये 40 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार क्या क्या होगा, सवाल में दिया गया है क्षार का अणुभार। अणुभार तो हमें 40 पता चल गया। 40 डिवाइड बाई, देखिए क्षार की अम्लता होगी, कितने हाइड्रोक्सिल आयन है, 1 है, तो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, न्यूट्रल करेगा, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। तुल्यांकी भार डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्षार का तुल्यांकी भार की गणना हो गई। चौथा है आयन का तुल्यांकी भार। सपोज दैट हमने कह दिया कि सोडियम आयन का तुल्यांकी भार निकालिए। सोडियम आयन का तुल्यांकी भार तो हमने क्या लिखा, आयन का अणुभार। सोडियम का होता है 23, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 23 और नीचे लिखा आवेश की मात्रा, कितने प्लस आवेश हैं, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा आवेश की ही मात्रा। तो प्लस है 1 तो 1 लिखेंगे, यानी कि सोडियम आयन के तुल्यांकी भार की अगर हम गणना करें तो 23 आएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे। नेक्स्ट है लवण का तुल्यांकी भार। सपोज दैट लवण मतलब अम्ल और क्षार के क्रिया के फलस्वरूप साल्ट बनता है, जिसे लवण बोलते हैं। मान लीजिए आपने साल्ट ले लिया Na2CO3, ये है आपका साल्ट। अगर ये डिवाइड होगा, क्योंकि धनावेश या ऋणावेश की मात्रा हमें पता करनी है, तो धनावेश का अगर हम गणना करेंगे 2Na प्लस आएगा और प्लस CO3 माइनस। इन्होंने लिखा है फॉर्मूले में कि उसका अणुभार निकालेंगे और धनावेश या ऋणावेश की मात्रा से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पे कुछ है नहीं कोफिशिएंट, तो 2 होगा। चाहे प्लस की बात कर लेंगे चाहे माइनस की, 1 ले लेंगे और उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम अणुभार निकालना है। तो जैसे मान लीजिए कार्बोनेट का निकालना है, हमें कार्बोनेट का साल्ट का तुल्यांकी भार निकालना है, तो साल्ट का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। पहले तो हम अणुभार निकालेंगे, Na2CO3 का अणुभार निकालेंगे। अणुभार क्या है, सोडियम 2 है तो 23 × 2 हो जाएगा, प्लस आपका कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 3 यानी कि 23 दूना 46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 3 48 निकालेंगे तो क्या होगा, 8 6 14 14 2 16 4 1 5 5 4 9 9 1 10 106 आएगा। तो हमने Na2CO3 का अणुभार निकाल लिया 106 आ गया। अब क्या करेंगे, हमने कहा फार्मूले में रखेंगे लवण का अणुभार यानी 106 बटे आवेश कितना था, 2 था, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10 2 3 6 हो गया, यानी कि 53 हो गया। तो साल्ट का तुल्यांकी भार आपका
53 हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख लिया तुल्यांकी भार क्या होता है, इक्विवेलेंट भार, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर ये 5 फार्मूले आप याद रखते हैं तो आई थिंक आप बड़े ही आसानी से उस तत्व का या अम्ल का, क्षार का, आयन का या साल्ट का बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।